गरीबी में छोड़ा बीवी ने साथ। बहुत दिन पहले की बात है। काशीपुर नाम के गांव में मनोहर नाम का एक बहुत ही ज्यादा गरीब व्यक्ति अपने पत्नी राधा के साथ रहा करता था। मनोहर रोज बाजार जाकर रोज नया नया काम ढूंढता। अगर मिलता तो ठीक, नहीं तो खाली हाथी घर वापस लौट पड़ता। अरे चाय ले लो भाई, चाय ले लो, चाय चाय चाय, कड़क कड़क चाय ले लो, मात्र 5 रुपए की है। अरे मोहन भाई, मुझे आज कुछ काम मिलेगा क्या? अरे मनोहर, मेरे पास अभी कुछ भी काम नहीं है। भाई तुम रोज रोज मेरे पास काम मांगने आते हो, मैं तुम्हें रोज रोज काम कहाँ से दूंगा। अभी मेरे पास फिलहाल कुछ भी काम नहीं है। अच्छा ठीक है मोहन भाई, कोई बात नहीं, मैं बाजार के अंदर जाकर देखता हूँ। अगर मुझे कोई काम देता है तो ठीक है। मनोहर पूरे दिन बाजार के चौराहे पर खड़ा रहता है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता है। हे भगवान, मुझे आज भी काम नहीं मिला। अगर ऐसा रोज होता रहेगा तो मेरा गुजारा कैसे होगा? और ऊपर से अभी घर जाने के बाद राधा मेरे ऊपर खूब चिल्लाएगी। भगवान, यह कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी? चलो भाई चलो, अब क्या ही कर सकते हैं। इतना कहकर मनोहर अपने घर चला जाता है। अरे आज आप इतनी जल्दी आ गए, क्या बात है? अरे क्या बताऊं राधा, आज मुझे फिर से कुछ भी काम नहीं मिला। लोगों के पास काम मांगने जाता हूँ तो लोग बोलते हैं, भाई हम तुम्हें रोज रोज काम कहाँ से देंगे? आजकल काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे आज भी काम नहीं मिला तो मैं वापस घर आ गया और मैं क्या ही कर सकता था। अरे हे भगवान, कैसे आदमी हो आप? इंसान हो या जानवर, आपके साथ रहने से तो अच्छा है मैं किसी जानवर के साथ रह लूं। घर में एक भी चावल का दाना नहीं बचा है। मैंने तो आपको सुबह ही कहा था कि आते वक्त राशन लेते आना, और यह खाली हाथ क्या मुंह दिखाने आए हो यहाँ? अरे राधा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं अभी जाता हूँ ना, गांव के मुखिया से उधार मांग के राशन लाता हूँ। मैं तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगा। तुम चिंता क्यों करती हो? अरे अरे, आप क्यों जाओगे? मैं ही चली जाती हूँ। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, जो मेरे माँ बाप ने तुम जैसे गरीब इंसान से मेरी शादी करवा दी। तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता होगा, इसलिए तुम्हें कोई काम नहीं दे रहा है। कल से मुझे किसी भी हाल में पैसे चाहिए, समझे? ठीक है भाग्यवान, मैं कल सुबह ही काम की तलाश में निकल जाऊंगा। तुम चिंता क्यों करती हो? और अगले दिन फिर सुबह सुबह मनोहर काम की तलाश में बाजार की ओर निकल पड़ता है। और बाजार जाकर मनोहर सभी दुकानदारों से काम मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसे हर जगह से निराशा ही हाथ लगती है। मनोहर पूरे दिन बाजार के चौराहे पर खड़ा रहता है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता है। हे भगवान, मुझे तो आज भी कोई काम नहीं मिला। अगर आज मैं बिना पैसे ले घर गया तो राधा तो आज मुझे मार ही डालेगी। काश कहानियों की तरह मुझे भी कोई जादुई चीज मिल जाती तो मैं भी कहानियों की तरह अमीर हो जाता। हे भगवान, यह कैसा जीवन है मेरी गरीबी पर सारे गांव के लोग मजाक बनाते हैं। यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी अब मजाक उड़ाने लगी है। मैं क्या कर सकता हूँ? भाग्य में जो लिखा है उसे कौन ही मिटा सकता है। चलो अब मैं भी घर चलता हूँ। इतना कहकर मनोहर अपने घर चला जाता है। घर जाकर मनोहर देखता है कि उसकी पत्नी सारा सामान बांध कर खड़ी है। अरे राधा, तुम इतना सामान बांध कर कहाँ जा रही हो? पहले आप ये बताओ, पैसा लाए हो या नहीं? राधा, मैंने काम ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की, पर मुझे कोई काम ही देने को तैयार नहीं है। बस कुछ दिन और हम अपने पेट को मना लेते हैं, फिर हमारे पास भी खाने के लिए सब कुछ होगा। राधा, मुझे पता था, निकम्मे कहीं के। अरे जाओ, तुम क्या मेरा पेट भरोगे? तुम्हारे पास तो एक फूटी कोड़ी तक नहीं है। अरे कुछ नहीं तो मेरे भाई से ही सीख लो, महीने का 10,000 कमाता है। तुम्हारे जैसे बेरोजगार गरीब के साथ अब मैं एक और मिनट नहीं रह सकती। मैं अपने मायके जा रही हूँ। जब तुम्हारे पास पैसा होगा तो मुझे बुला लेना। इतना कहकर राधा शहर में अपने भाई देवेंद्र के पास फोन लगाती है। भाई मुझे तुरंत लेने आओ। राधा सारी बात अपने भाई देवेंद्र को बता देती है। कुछ ही देर में देवेंद्र गाड़ी लेकर अपने बहन के घर उसे मायके ले जाने कार लेकर आ जाता है। राधा जाने लगती है। राधा, मुझे छोड़कर मत जाओ।
राधा, मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा। राधा, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ राधा। अरे तुम्हारा तो रोज रोज का है। मैं रोज का बहाना सुन सुन के परेशान हो चुकी हूँ। अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकना चाहती हूँ। मनोहर के बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश करने के बावजूद भी राधा नहीं मानती है और सारा सामान लाकर कार में बैठ जाती है। राधा, मुझे छोड़कर मत जाओ राधा, मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा राधा। मनोहर राधा को मनाने के लिए गिड़गिड़ा ही रहा होता है कि तभी गाड़ी चल पड़ती है। राधा अब अपने मायके जा चुकी थी। मनोहर यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। अगले दिन मनोहर सुबह जल्दी उठकर दुखी मन को लेकर गांव के सेठ के पास काम मांगने के लिए जाता है। क्या रे मनोहर, क्यों आए हो मेरे पास? सेठ जी, मुझे काम दे दीजिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पहले तो मुझे गांव वालों ने गरीबी के कारण छोड़ा ही था, अब यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर अब मायके चली गई। सेठ जी, कृपया मुझे काम दे दीजिए, मेरी मदद कीजिए सेठ जी। अरे मनोहर, तुझे मैंने कितने बार कहा है, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। मेरे पास जितना काम है उससे ज्यादा तो मैं मजदूर लगा चुका हूँ, और ऊपर से सारे गांव वाले तुम्हारा मजाक बनाते हैं। अगर मैंने तुम्हें अपने यहाँ काम पर रख भी लिया तो लोग मेरा भी इज्जत नहीं करेंगे। तो निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई भी काम नहीं है। कोई बात नहीं सेठ जी, मैं कहीं और काम देखता हूँ। काम ना मिलने के कारण मनोहर अभी ज्यादा दुखी हो जाता है। मनोहर दुखी होकर अपने गांव के ही तालाब के किनारे जाकर बैठ जाता है और अपने आप को कोसने लगता है। हे ऊपर वाले, कैसी जिंदगी हो गई है मेरी, ना तो कोई मुझे काम देता है और ना ही कोई मेरी इज्जत करता है। यहाँ तक कि मेरी पत्नी को बुरा समय में साथ होना चाहिए था, लेकिन उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। यह कैसे दिन आ गए हैं। जब पैसा रहता है तो सब पूछते हैं, लेकिन पैसा ना होने से आज मुझे कोई भी नहीं पूछ रहा है, ना ही कोई पैसा देने को तैयार है। ऊपर वाले, अब तो ही तो मेरा एकमात्र सहारा है। मनोहर अपने आप को कोस ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक बुढ़िया आती है। क्या हुआ बेटा, तू बहुत परेशान लग रहा है। तेरी परेशानी का क्या कारण है, मुझे भी तो बता दे बेटा, क्या पता मैं तेरी मदद करने लायक हूँ। अरे दादी माँ, आपको तो हमारे गांव या आसपास के किसी गांव में भी नहीं देखा। आप कहाँ रहती हो? मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ। बेटा, पास के ही जंगल में मेरी एक छोटी सी कुटिया है, मैं वहीं रहती हूँ। लेकिन दादी माँ, आसपास के मैं सारे जंगल घूम चुका हूँ, मुझे तो जंगल में आज तक कोई भी कुटिया नहीं दिखाई दी है। अरे वह सब छोड़ो बेटा, मुझे तुम्हारी परेशानी बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मनोहर अपनी सारी परेशानी दादी माँ को बता देता है। ठीक है बेटा, मैं समझ गई, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। दादी माँ मनोहर को एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही बड़ी चट्टान के पास ले जाती है। आबरा का डाबरा, खुल जा मेरी जादुई गुफा। जैसे ही दादी माँ अपना जादुई मंत्र बोलती है, चट्टान के बीच से गुफा का रास्ता बन जाता है। चलो बेटा, गुफा के अंदर चलो। अंदर जाकर मनोहर देखता है तो वह हैरान हो जाता है। उसके चारों ओर सोने से भरे संदूक, हीरे जेवरात दिखते हैं। यह सब देखकर मनोहर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। यह लो बेटा, यह सब तुम्हारा है। सारे सोना, हीरे, जवाहरात तुम अपने घर ले जा सकते हो। हे भगवान, क्या दादी माँ आप सच कह रही हो? यह सब मेरा है। हे भगवान, क्या दादी माँ आप सच कह रही हो? यह सब मेरा है। हाँ बेटा, यह सब तुम्हारा ही है, तुम सब ले जा सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो दादी माँ, आपने तो मेरी सारी परेशानी खत्म कर दी। लेकिन बेटा, तुम इन्हें बेचकर आए पैसों से गरीबों की मदद भी करना, ठीक है ना बेटा? ठीक है दादी माँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं इन सबको बेचकर आए पैसों से मैं गरीबों की जरूर मदद करूंगा। इतना बोलकर दादी माँ वहाँ से चली जाती है। मनोहर सारे खजाने को लेकर अपने घर चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और महीना गुजर जाता है। मनोहर उन जेवरात को बेचकर
गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। मनोहर एक नया बंगला बनवा लेता है। उसकी चर्चा अपने गांव तक ही नहीं, दूर दूर के गांव तक होने लगती है। ये बात मनोहर की पत्नी राधा तक भी पहुंच जाती है। और एक दिन जब मनोहर अपने आंगन में बैठा हुआ था, तभी उसके घर के बाहर एक कार आकर रुकती है और कार से मनोहर की पत्नी राधा उतरती है। क्या जी इतना अमीर आदमी बन गए और हमें बताया भी नहीं? मैं मानती हूँ कि मैं गलती से मायके चली गई थी, पर अब मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। उस समय के लिए मुझे माफ कर दीजिए। देखो, अब मेरे सामने गलती का माफी मांगने का नाटक मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम मेरा धन दौलत देखकर लालच में यहाँ आई हो। जब तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था, तब तो तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। तुम जब मेरा गरीबी में सहारा नहीं बनी थी, तो अब मैं तुम्हें अमीरी में भी सहारा नहीं बनाऊंगा। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो तुझे मैं धक्का देकर बाहर निकालूंगा। मैं अकेला ही खुश हूँ। यह कहकर मनोहर राधा को ठुकरा देता है। फिर राधा वापस अपने भाई के साथ कार में बैठकर वापस मायके चली जाती है। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, पैसा कमाना कितना जरूरी है। साथ ही साथ हमें इस कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि हमें उसी का साथ देना चाहिए जो हमारे बुरे वक्त पर साथ खड़ा। भाई की दगाबाजी। हरिपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे, जमनालाल और सुनील। जमनालाल जो कि बहुत ही धनवान व्यक्ति था, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। और उधर उसी का छोटा भाई सुनील बहुत ही गरीब व्यक्ति था। सुनील दिन भर अपने छोटे से खेत में मजदूरी करके अपना किसी तरह घर का गुजारा किया करता था। दोनों के माता पिता का एक हादसे में देहांत हो गया था। अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद जमनालाल ने बड़ी ही चालाकी से माँ बाप का सारा धन और सारी जमीन हड़प ली और सुनील को एक छोटी सी जमीन दे दी ताकि वह अपना गुजारा कर सके। लेकिन इतना धन पाकर भी जमनालाल खुश नहीं था और अब उसकी नजर अपने छोटे भाई सुनील के जमीन पर थी। वह किसी भी तरह उसकी जमीन को हड़पने की फिराक में था, क्योंकि सुनील की जमीन बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी। उसमें अच्छी खासी फसल बिना खाद या बिना कुछ ज्यादा मेहनत के ही हो जाती थी। सुनील उसी जमीन के बदौलत ही अपने बेटे महेश को शहर में पढ़ा रहा था। ऐसे ही एक दिन जमनालाल सुनील के पास आता है। सुनील अपने खेत में काम कर रहा होता है। अरे सुनील, कैसे हो भाई? मैंने सुना है कि तुम अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहे हो और इतनी सी जमीन में खेती कर रहे हो। बताओ, इतनी सी कम जमीन में खेती करके तुम अपने बेटे को कैसे पढ़ा पाओगे? उसके लिए पैसे कैसे जोड़ पाओगे? वो तो है भैया, पर मैं कोई ना कोई इंतजाम कर ही लूंगा। अगर कोई इंतजाम ना भी हो पाया तो मैं लोन ले लूंगा, लेकिन अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा, ताकि उसको मेरी तरह दर दर की ठोकरें खानी ना पड़े। अरे मेरे छोटे भाई सुनील, तू कैसी बात कर रहा है? तू मेरे होते हुए तहीं और तहीं जाकर पैसे क्यों मांगेगा और क्यों लोन लेगा? मेरे होते हुए मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। भैया मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? मैं तो तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे बेटे की पढ़ाई के लिए तुम्हें जो भी पैसे चाहिए, वह पैसे तुम मेरे होते हुए किसी और से क्यों मांगोगे? आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अरे भैया, मैंने आज तक आपसे या किसी भी गांव वाले से किसी भी तरह का उधार नहीं मांगा है, तो कैसे ले सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तुम मेरे भाई हो तो मुझसे पैसे ले लेना और बदले में अपने खेत को मेरे पास गिरवी रख देना, जैसे कि बाकी गांव वाले रखते हैं। अरे नहीं नहीं भैया, मैं आपके पास मेरा खेत गिरवी नहीं रख सकता। इसी खेत की बदौलत ही तो मैं मेरे बेटे महेश को शहर में पढ़ा रहा हूँ और मेरा घर का गुजारा मात्र यही एक खेत है। भैया मुझे माफ करना, मैं आपको यह खेत नहीं दे सकता और मुझे पूरा विश्वास है मैं इसी खेत से ही एक दिन मेरे बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बना दूंगा। मुझे माफ करना भैया, मैं आपके पास अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता। यह सुनते ही जमनालाल वहाँ से बहुत गुस्से में अपने घर चला जाता है। वह कुछ भी नहीं कर सका और सुनील भी अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जमनालाल, तुझे कुछ भी करके उस सुनील से वह जमीन तो लेनी ही पड़ेगी। जमनालाल इतना कहकर सोच में पड़ जाता है कि सुनील की जमीन को कैसे लिया जाए
तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सोचती है और वह सुनील के घर चला जाता है। अरे भाई सुनील, मुझे तुम्हारी खुददारी देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम भी मेरी मदद लेने से इनकार नहीं कर पाओगे। और अगर तुम मुझे अपना बड़ा भाई माँ मानते हो तो मेरी मदद लोगे। ठीक है भैया, बताइए आप मुझसे क्या बोलना चाहते हो भाई? तुम चाहो तो मुझसे पैसे मत लो और ना ही तुम्हारी जमीन मेरे पास गिरवी रखो। तुम एक काम करो, जो गांव के दूसरी तरफ मेरी एक जमीन है ना, वह तुम्हारी जमीन से 4 गुना बड़ी है। एक काम करो, कुछ दिन उस जमीन पर खेती कर लो, उससे तुम्हें काफी मुनाफा होगा और उससे मिले पैसों से तुम अपने बेटे की पढ़ाई पूरी करवा पाओगे और बदले में जब तक मेरी जमीन तुम्हारे पास रहेगी तब तक तुम्हारी जमीन मेरे पास रह जाएगी। सुनील न चाहते हुए भी बड़े भाई जमुना लाल की बात मान जाता है। अच्छा ठीक है भैया, मुझे मंजूर है। जमुना लाल बड़ी ही चालाकी से अपने छोटे भाई सुनील से कागजात पर अंगूठा लगवा लेता है। क्योंकि सुनील को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए वह उस बात से अनजान था कि उन कागजात पर क्या लिखा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब सुनील उस जमीन पर काम कर रहा होता है। अरे भाई चलो, आज का तो काम खत्म हुआ। मैं बाजार से लाए सारे पौधों को पूरे खेत में लगा दिया हूँ। देखो तो कितने हरे भरे और सुंदर दिख रहे हैं। बस कल सुबह का इंतजार है, इन्हें मैं कल सुबह फटाफट आकर सींच दूंगा। चलो मैं भी अब घर चलता हूँ, बहुत थकावट हो रही है, साथ ही साथ बहुत जोरों की भूख भी लगी है। आज भाग्यवान को बोलूंगा मस्त मटर की सब्जी बनाए, फिर खाकर आराम से रात को सो जाऊंगा। चलो भाई। इतना कहकर सुनील खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और अगले दिन फिर सुबह सुबह सुनील अपने खेत में वापस आकर देखता है तो वह देखकर हैरान हो जाता है। उसके सारे पौधे मर चुके थे। उसे पता चलता है कि उसके भैया ने उसे ठग लिया है। यह तो एक बंजर जमीन है। हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरा तो बहुत नुकसान हो गया है। हे भगवान, मेरा तो पूरा खेत बर्बाद हो गया। हाय रे, अब मैं इस महीने का अपने घर का गुजारा कैसे करूंगा? भैया ने मुझसे झूठ बोला, यह तो एक बंजर जमीन है। चलो अभी भैया के पास जाता हूँ और बोलूंगा मेरा खेत मुझे वापस लौटा दीजिए। सुनील अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाता है और दुखी मन से वह अपने भैया जमुना लाल के घर चला जाता है। अरे भैया, आपकी जमीन मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपकी जमीन बंजर जमीन है, इसलिए आप मुझे मेरी जमीन वापस लौटा दीजिए। क्या रे सुनील, पहले तू यह बता, तू किससे पूछ के अंदर आया? और तुम यह मत भूलो, तुमने इन पेपर पर अंगूठा लगाया था और इन पेपर पर साफ साफ लिखा था कि तुम्हारी जमीन अब मेरी है, और वो भी तुम्हारी सहमति से। हमने अपनी जमीन अदला बदली कर ली है। अब तुम्हारा इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है, तो तुम यहाँ से चले जाओ और जाकर अपनी उस बंजर जमीन पर खेती करो और चल निकल यहाँ से, और दोबारा यहाँ आया तो तेरे ऊपर मैं पुलिस केस कर दूंगा। सारे कागजात पर सुनील का अंगूठा लगाने के कारण सुनील कुछ नहीं कर पाया और चुपचाप दुखी होकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन महेश शहर से गांव अपने पिताजी के पास पढ़ाई की फीस के लिए फोन करता है। पिताजी, महीना पूरा हो गया है, कृपया मेरी फीस भिजवा दीजिएगा। बेटा मुझे माफ करना, घर में बहुत बड़ी समस्या आ गई है। अभी मैं तुम्हारा फीस नहीं दे सकता हूँ। मैं क्या करूँ? घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो पा रहा है। सुनील सारी बात अपने बेटे को बता देता है। मुझे माफ करना बेटा, लेकिन अब मैं तुम्हें और नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मेरा आय का स्रोत अब कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है पिताजी, मैं कल ही गांव आकर समस्या का हल निकालता हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, कल सुबह मैं आता हूँ। महेश की फीस समय पर ना मिलने के कारण महेश को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। अरे वाह भाई वाह, आहा गांव का वातावरण मजा ही आ गया। शहर में रहकर सिर्फ पोल्यूशन ही पोल्यूशन, यहाँ कितना शुद्ध वातावरण है। घर पहुँचने के बाद सुनील महेश को सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह जमुना लाल ने उसकी जमीन हड़प ली। पिताजी, मेरे पास एक तरकीब है, मैं जैसा बोलता हूँ आप वैसा करिए। महेश सारी तरकीब अपने पिताजी को बताता है। फिर दोनों रात होने तक का इंतजार करते हैं। रात के 11 बज चुके थे, सारे गांव वाले सो रहे होते हैं कि तभी दोनों बाप बेटे एक एक घड़ा लेकर अपने घर से बाहर निकलते हैं और अपने खेत की ओर चल देते हैं। खेत जाकर दोनों बाप बेटे
दोनों घरों को एक जगह जमीन खोदकर गाड़ देते हैं। अगले दिन पूरे गांव में चर्चा हो जाता है कि खेती की खुदाई के दौरान सुनील के खेत से 2 सोने से भरे घड़े निकले हैं। गांव के हर कोने में सिर्फ सुनील की ही चर्चा हो रही होती है। अरे भाइयों, तुम लोगों ने सुना कि आज सुनील के खेत से 2 सोने से भरे घड़े निकले हैं? अरे हाँ भाई, मैं तो देखने भी गया था, सच में 2 घड़े निकले हैं, वह भी सोने के सिक्कों से भरे हुए। अरे लेकिन भाई क्यों? वह तो एक बंजर जमीन थी ना, वहाँ तो कुछ भी नहीं उगता था, तो खजाना कैसे निकल दिया भाई? अरे नदीम भाई, खजाना ऐसे ही जगह में ही तो निकलते हैं। अब सुनील उन्हें बेचकर बहुत अमीर हो जाएगा। उस सुनील की तो किस्मत ही चमक गई। यह सुनकर जमनालाल बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? उस बेकार सी बंजर जमीन पर सोने से भरा घड़ा कैसे निकल सकता है, वो भी 2-2? मतलब उस जमीन पर और भी खजाना हो सकता है। इससे पहले कि वह सुनील सारे घड़े खोदकर जमीन से निकाल ले, मुझे उससे अपनी जमीन वापस लेनी पड़ेगी। जमनालाल तुरंत बौखलाए हुए सुनील के घर चला जाता है। अरे सुनील भाई, मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। तुम मुझे मेरी जमीन वापस कर दो और तुम तुम्हारी जमीन वापस ले लो। पर भैया, हमने तो वह जमीन आपस में अदला बदली कर ली थी ना, और अब आपकी जमीन मेरी है और मेरी जमीन आपकी, और आप ही ने तो मुझसे कागजात पर अंगूठा लगवाया था, और अब भला आप मुझसे वह जमीन क्यों मांग रहे हो? अरे मेरे प्यारे छोटे भाई, मैं तो उस दिन तुमसे मजाक कर रहा था ताकि तुम उस जमीन पर मेहनत करो और फसल लगाकर अपने बेटे को आगे तक पढ़ा सको। और यह देखो, ये रहे उस जमीन के पेपर। अब मुझे तुम मेरी जमीन वापस कर दो। महेश जमनालाल की सारी बातें सुनकर बोलता है, आपको आपकी जमीन वापस मिल जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, वह आपको माननी पड़ेगी। क्या शर्त है? क्या शर्त है? अरे महेश बेटा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, तुम बस मेरी जमीन मुझे वापस कर दो। आपको हमारी जमीन वापस करनी होगी, और साथ ही साथ जमीन लेने के लिए आपको हमें 10 लाख रुपए भी देने होंगे, तभी हम आपको वह जमीन वापस करेंगे, और यह सब काम कागजात पर लिखित होगा। यह सुनकर जमनालाल मन ही मन सोचा, अरे इन दोनों बेवकूफ बाप बेटे को क्या पता उन सोने की सिक्कों की कीमत। बेचारे 10 लाख के पीछे पड़े हैं। बेवकूफ कहीं के, मैं उन सिक्कों को बेचकर एक दिन में करोड़पति बन जाऊंगा। हाँ बेटा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। मैं कल ही तुम्हें पैसे दे दूंगा और तुम्हारे कागजात पर साइन भी कर दूंगा। अगले दिन रतन कागजात पर साइन कर देता है और साथ ही साथ सुनील को 10 लाख रुपए से भरा सूटकेस भी दे देता है। सारा काम हो जाने के बाद जमनालाल तुरंत ही अपने नौकर मंगेश को अपने खेत में लेकर जाता है। सुनो मंगेश, पूरा खेत खोद डालो और मुझे तुरंत ही सोने से भरा घड़ा निकाल कर दो। मंगेश खेत की खुदाई करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके वह पूरा खेत खोद डालता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। यह देखकर जमनालाल बहुत चिंतित होने लगता है। मंगेश देखो, कुछ मिला कि नहीं? हुजूर, मैंने तो पूरा खेत खोद दिया है, लेकिन मुझे अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है। क्या है भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। मतलब उन दोनों बाप बेटों ने मुझे बड़ी ही चालाकी से ठग लिया। साथ ही साथ जमीन के साथ मेरे से 10 लाख भी ले लिए। हाय रे, मैं तो बर्बाद हो गया। मंगल चोर की कहानी। अवंतिकापुर राज्य के पास गोरखपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां अपनी बूढ़ी माँ के साथ मंगल नाम एक चोर रहता था। उसने ना जाने कितनी चोरियां की थी, लेकिन वह कभी पकड़ा नहीं गया था। उसकी माँ ने कभी उसे चोरी करने के लिए नहीं रोका, बल्कि उसे हमेशा चोरी करने के लिए बढ़ावा देती थी। मंगल भी इस बदलने दीवारें फाड़ने में और ऊंची चढ़ाई करने में माहिर था। यही कारण था कि वह आज तक कभी पकड़ा नहीं गया। एक दिन की बात है, मंगल ने अपना हुलिया बदला और एक लालची नाई की दुकान पर जा पहुंचा। नाई ने जब देखा कि एक बहुत ही अमीर दिखने वाला आदमी उसकी दुकान पर आया है, तो वह मन ही मन में सोचने लगा, आज तो मोटा मुर्गा फंसा है, इसकी खूब आवत भगत करनी चाहिए। आइए आइए हुजूर, आइए आइए, आपका स्वागत है। दुकान पर नाई के साथ उसका 6-7 साल का बेटा भी था। नाई ने मंगल से कहा, हाँ बताइए हुजूर, क्या सेवा की जाए आपकी? मुझे हजामत करवानी है और बाल
और नाखून कटवाने हैं। हाँ हाँ जी श्रीमान, आप बैठिए तो सही, बैठिए बैठिए। नाई मन ही मन में बहुत खुश था और सोच रहा था अवश्य ही ये आदमी मुझे मेरे काम के लिए मुंह मांगे पैसे देगा। हाँ, जब नाई ने अपना काम खत्म कर दिया तो मंगल कहने लगा, मजा आ गया, आनंद आ गया। अरे वाह भाई, वाह भाई वाह, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। अरे तुम्हें तो इसका खास इनाम मिलना चाहिए। रुको रुको, मेरी थैली हो लगता है कि मैं अपनी अशरफिया की थैली अपने घर पर ही भूल आया हूँ। हाँ, एक काम करो भाई, तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो। कोई बात नहीं हुजूर, जैसा आप कहे। और फिर नाई ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम इन सेठ जी के साथ चले जाओ, ठीक है। मंगल उस छोटे लड़के को लेकर शहर के दूसरे छोर पर स्थित एक कपड़े की दुकान में गया। वह कपड़े के दुकानदार से कहने लगा, हाँ सेठ जी, मुझे कुछ कपड़ा खरीदना है। बहुत अच्छी किस्म का, उम्दा किस्म का कपड़ा होना चाहिए। पधारिए हुजूर, पधारिए। मैं आपको बढ़िया से बढ़िया कपड़ा दिखाऊंगा, आप उनमें से पसंद कर लीजिएगा। दिखाता हूँ। मंगल ने चुन चुन कर महंगे कपड़े पसंद कर लिए और फिर कहने लगा, ये रहा ये वाला भी। हाँ, यह हो गए सारे कपड़े। हाँ तो सेठ जी, मैं ये सारे के सारे कपड़े खरीदना चाहता हूँ। बताइए कितना हो गया? अरे मैं रुपए तो लेकर आया ही नहीं, मेरी थैली तो घर छूट गई। हाँ, एक काम कीजिए सेठ जी, आप इन सब कपड़ों की गठरी बना दीजिए, मैं कपड़े ले जाता हूँ। और उस छोटे की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मेरा बेटा है सेठ जी, यह तब तक आपके पास ही रहेगा। अरे साहब, आप तो चिंता मत ही कीजिए, मैं इसकी देखभाल करूंगा। ठीक है, चलो बेटा आ जाओ। मंगल ने कीमती कपड़ों की वह गठरी उठाई और दुकान से चला गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो वह गठरी उसने अपने माँ के पैरों में रख दी और कहने लगा, माँ, यह सब तुम्हारे लिए है। शाबाश बेटा शाबाश, आज तो तुम बहुत ही बद्दा हाथ मार कर लाए हो। हाँ तो माँ, अब तुम नगर में जाकर पता करो कि इस चोरी के बारे में लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं अभी जाती हूँ। उधर कपड़े की दुकान में सेठ सोच रहा था, बहुत समय हो गया, वह ससुरा व्यक्ति अभी तक आया क्यों नहीं? हाँ, शायद पैसों की बात उसके दिमाग से उतर गई होगी। ए बेटा ए, चलो जरा मुझे अपने पिता के पास तो ले चलो, देखें तो सही है कहाँ वो, कहीं तुम्हें भुला तो नहीं गए। चलो। नाई का बेटा उसे नाई की दुकान पर ले आया। नाई को देखकर वह कहने लगा, अरे यह कौन है? अरे यह आदमी तुम्हारा पिता नहीं है बेटा। अरे अरे अरे, ए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मैं इसका पिता नहीं हूँ? नाई ने अपने बेटे से पूछा, यह कौन है बेटा? यह तुम किसके साथ आ गए? अरे तुम उस आदमी के साथ इनाम लेने गए थे, इनाम लाए हो। अरे अरे, तुम किस आदमी की बात कर रहे हो भाई? और फिर उन दोनों को यह समझने में देर न लगी कि वह धोखे का शिकार हो चुके हैं। उस आदमी ने उन दोनों की आंखों में धूल झोंक दी है। नाई कहने लगा, अरे रे, चलो साहब, अब तो जो होना था हो गया, लुट गए हम दोनों। चलो हमें राजा जी के पास जाकर शिकायत करनी चाहिए, चलो। नाई और कपड़े का व्यापारी दोनों महाराज के दरबार में पहुंच गए। नाई महाराज से कहने लगा, हजूर हजूर हजूर, महाराज की जय हो। हजूर, उस आदमी ने हम दोनों को बहुत बुद्धू बना दिया। और फिर दोनों ने सारी बात विस्तार से महाराज को बता दी। उस समय दरबार में एक घोड़े का व्यापारी जो राजा को घोड़े बेचने के लिए आया था वहां पर मौजूद था। वह महाराज से कहने लगा, महाराज, एक चोर को कभी ना कभी घोड़ों की आवश्यकता जरूर पड़ती है। ये चोर जो भी है वो मेरे पास जरूर आएगा और तब मैं उसे धर सोचूंगा। हाँ बड़ा आया, अरे उसे जंजीरों में पकड़कर आपके सामने हाजिर करूंगा। अगले दिन यह खबर पूरे राज्य में फैल गई कि महाराज उस चोर को पकड़ना चाहते हैं। 2 दिन के बाद नगर की एक नर्तकी महाराज के सामने हाजिर हुई और कहने लगी, महाराज, आप निश्चिंत रहे, चोर को जब अचानक पैसे मिलता है तो वह जरूर उसे नाच देखने में उड़ाता है। वह चोर जब भी मेरा नाच देखने के लिए आएगा, मैं उसको रिझाकर अपने बस में कर लूंगी और फिर उसको आपके सामने हाजिर कर दूंगी। और जब मंगल की माँ नगर से लौटी
तो उसने अपने बेटे को सारा हाल सुनाया। सावधान रहना बेटा, एक घोड़े के व्यापारी और एक नाचने वाली तुम्हें पकड़ने के लिए तैयार हुए हैं। अरे घबराओ मत माँ, इन दोनों को मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। बड़े आए मुझे पकड़ने वाले, अरे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो भी याद रखेंगे किससे पाला पड़ा था। उसी शाम जब नगर के बाहर घोड़ों का व्यापारी अपने खेमे के पास आराम कर रहा था, तो मंगल अपना भेष बदलकर उसके सामने जा पहुंचा। घोड़े के व्यापारी ने सोचा, हाँ, यह आदमी अवश्य ही शहर का कोई नाम गिरामी सेठ होगा। व्यापारी को एक पल भी संदेह नहीं हुआ कि उसका पाला मंगल चोर से बड़ा है। मंगल ने कहा, प्रणाम श्रीमान। प्रणाम प्रणाम। आप कौन है और आपने यहाँ पर पड़ाव क्यों डाला हुआ है? अरे हुजूर, मैं तो घोड़ों का व्यापारी हूँ और परदेसी हूँ। तो ठीक है, आप मेरे साथ चलकर रहिए। आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानूंगा। अरे नहीं नहीं सरकार, आप कष्ट क्यों करते हैं? अरे आप हमारे मेहमान हुए मेहमान, चलिए चलिए। और फिर मंगल उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। असल में मंगल उसे उस नर्तकी के पास ले चला जिसने मंगल को पकड़ने का वायदा किया था। नर्तकी अपने महल की छत से उन दोनों को देख रही थी। जब उसने दो धनवान लोगों को अपने घर में आते देखा तो मन ही मन वह बहुत ही प्रसन्न हुई। नर्तकी ना तो पहले घोड़े का व्यापारी को देखा था और ना ही चोर को। वह आगे बढ़कर उन दोनों का स्वागत करती है। मंगल फौरन उसे एक दूसरे कमरे में ले गया और बड़ी ही धीमी आवाज में नर्तकी से कहने लगा, हाँ सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। यह मेरा मित्र है, बहुत खास मित्र है और यह बहुत ही पैसे वाला और उदार है। यह तुम्हारा नाच देखना चाहता है। परंतु अरे हजूर, पहले आप हाथ मुंह धो लीजिए, कुछ देर आराम कर लीजिए। मैं उन्हें इस घर का सबसे अच्छा कमरा दूंगी। और फिर वह नर्तकी घोड़े के व्यापारी को अपने साथ ले चली। नर्तकी ने व्यापारी को उसका कमरा दिखा दिया और फिर वापस आई। वह मंगल से कहने लगी, हजूर, आप क्या यहाँ पर नहीं रुकेंगे? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। असल बात यह है कि मैं एक सुनार हूँ और अभी मुझे राजमहल में जाना है, जहाँ पर मुझे महारानी जी के लिए आभूषण तैयार करने हैं। तो मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं बाद में आऊंगा, ठीक है? तभी मंगल की नजर नर्तकी के पहने हुए आभूषणों पर पड़ी। वो कहने लगा, अरे देवी जी, आपके आभूषण तो बहुत ही पुराने और मैले से मालूम पड़ते हैं। ये देखिए, यदि आप चाहे तो मैं इन आभूषणों को धोकर चमका दूंगा। अरे ऐसा बना दूंगा जैसे बिल्कुल अभी अभी नए बने हो, और आपसे इस काम के लिए कोई पैसे भी नहीं लूंगा। बताइए, कर दूं? बेचारी नर्तकी उसकी बातों में आ गई और उसने अपने आभूषण एक पोटली में बांधे और उसको दे दिए। श्रीमान, मेरे आभूषणों को इस तरह से चमकाए कि देखने वाले की आंखें चौंधिया जाए। अरे ऐसा चमकाऊंगा कि देखने वाले की क्या, आपकी खुद की भी आंखें चौंधिया जाएंगी। आप निश्चिंत रहिए देवी जी, निश्चिंत रहिए। और फिर ये कहकर मंगल ने गहनों की वह पोटली अपने पास रखी और उसके घर से वापस चल दिया। लेकिन वहां से जाने से पहले मंगल व्यापारी के कमरे में गया तो व्यापारी ने उसका बड़ा ही आभार किया। व्यापारी तो यह सोच रहा था कि यह मंगल का ही घर है। व्यापारी कहने लगा, वाह 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 वाह, आपने मुझे कितना आलीशान कमरा दिया है श्रीमान। मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है सेठ जी, मेरी पत्नी मेरे जाने के बाद आपका ख्याल रखेगी। और हाँ, अभी मुझे आपसे एक काम है। मुझे राजमहल तक जाने के लिए एक बढ़िया वाला तेज घोड़ा चाहिए, वो दे दीजिए। अरे ये भी कोई कहने की बात है? आप मेरा घोड़ा ले लीजिए श्रीमान, वो इस देश भर का सबसे तेज घोड़ा है। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, उसे देखते हुए तो यह तो कुछ भी नहीं है। ले लीजिए आप। और फिर इस तरह से वो दोनों जो चोर को पकड़ने के लिए चले थे, स्वयं चोर की चाल का शिकार हो गए। मंगल ने व्यापारी का घोड़ा लिया और वहां से चला गया।
घर पहुंचकर मंदल ने जेबर और घोड़ा अपनी माँ को भेंट किया। हाँ तो माँ, यह उस नर्तकी के जेवर हैं और उस घोड़े के व्यापारी का यह रहा घोड़ा, और यह सब तुम्हारे लिए है। वाह मेरे बेटे, वाह, मुझे तुम पर बहुत ही गर्व है। हाँ तो माँ, कल सुबह ही तुम नगर में जाकर मालूम करना कि इस बारे में लोगों में क्या चर्चा हो रही है, तब मजा आएगा। इसी बीच व्यापारी और नर्तकी दोनों को ही यह पता चल चुका था कि वह चोर के द्वारा ठगे गए हैं। वह दोनों राजा के पास पहुंचे और फिर उन दोनों ने महाराज को सारी बात विस्तार से बता दी। महाराज ने उसी समय कोतवाल को बुलाया और कहा, ये चोर तो बड़ा ही दुस्साहसी हो गया है। हम इस चोर को पकड़ने के लिए तुम्हें 5 दिन का समय देते हैं, जाओ। ठीक है महाराज, अब वह बदमाश मुझसे नहीं बच सकता, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पहले की तरह से ही मंदल को अपनी माँ से यह बात मालूम हुई। मंदल की माँ कहने लगी, बेटा जरा चौकन्ना रहना, नगर के कोतवाल ने तुम्हें पकड़ने का बीड़ा उठाया है। अरे तो तुम चिंता मत ही करो, माँ कोतवाल को भी ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि उसे छठी का दूध याद आ जाएगा। बड़ा आया कोतवाल। उसी शाम को मंदल ने अपना भेष बदला और एक जुए के अड्डे पर जा पहुंचा। जब मंगल जुए के अड्डे के अंदर दाखिल हुआ तो कोतवाल वहां पर पहले से ही मौजूद था और वह जुआ खेल रहा था। मंदल उसके नजदीक गया और कहने लगा, लोग कहते हैं कि आप यहाँ के सबसे कुशल खिलाड़ी हैं, तो हुजूर क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? मैं कभी खेल से पीछे नहीं हटता, लेकिन तुम्हें पहले से ही बता दूं कि मैं बहुत ऊंचा खेल खेलता हूँ। मंगल असल में एक बहुत ही पहुंचा हुआ जुआरी था, इसीलिए कोतवाल का अपना सारा धन हारते हुए देर न लगी। हारने के बाद कोतवाल खींच कर कहने लगा, अरे तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है, किंतु अभी मैं हारा नहीं हूँ। मेरे पास यह अंगूठी है, यह देखो। मंगल मन ही मन में सोचने लगा, हाँ वही तो मुझे चाहिए, तो फिर देर किस बात की है? हुजूर लगाइए आखिरी दांव, अपनी अंगूठी को लगाइए, देखते हैं आपकी किस्मत साथ देती है कि नहीं। और बदकिस्मत कोतवाल अपनी अंगूठी भी हार गया। तभी एक सिपाही वहां पर आया और उसने कोतवाल से कहा, कोतवाल साहब, महाराज ने आपको तुरंत राजमहल में बुलाया है। कोतवाल उसी समय उठकर राजमहल की ओर चल दिया, जबकि मंगल जीता हुआ सारा माल और कोतवाल की अंगूठी लेकर जुए के अड्डे से बाहर आ गया। मंगल फौरन कोतवाल के घर जा पहुंचा और उसकी पत्नी से मिला। वह कहने लगा, देवी जी नमस्कार, एक बहुत ही बुरी खबर लाया हूँ। देखिए आपके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या? ऐसे कैसे हो गया? हाँ देखिए, जल्द ही राजा के सिपाही उनकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए यहाँ आने वाले हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं सभी मूल्यवान वस्तु उनके आने से पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूं। बस इसीलिए मैं भागा भागा आपके पास आया हूं, जल्दी कीजिए। परंतु मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता। तब मंदल ने कोतवाल से जीती हुई अंगूठी उसकी पत्नी को दिखाते हुए कहा, यह शायद यह अंगूठी जो उन्होंने मुझे दी थी, इसे देखकर आपको विश्वास हो जाए कि वह मुझसे मिले थे और उन्होंने निशानी के तौर पर ये मुझे दिया भी है कि इसे रखूं और बाकी का सामान आपके घर से उठाकर सुरक्षित जगह पहुंचा दूं। अरे हाँ हार, ये तो उन्हीं की अंगूठी है। ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। कोतवाल की पत्नी को अब मंदल पर पूरा विश्वास हो गया। वो कहने लगी, तुम यह सारा सामान लेकर कैसे जाओगे? अरे मैं एक बड़े बोरे में भर लूंगा ना, आप तो निश्चिंत रहो, आप बस सामान निकालो। कुछ देर बाद एक बड़ा सा बोरा पीठ पर लाद कर मंगल वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गया। कोतवाल की पत्नी ने कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद देवी जी। पता नहीं कब सिपाही आ जाए, मैं जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यह तो मेरा सौभाग्य था। और फिर चोर वहाँ से चला गया। वह घर पहुँचा और बोरा अपनी माँ के चरणों में रख दिया
हाँ माँ, नगर के कोतवाल की ओर से यह रहा उपहार। देखो तो। बेटा, मुझे तुम पर गर्व है, किंतु अब तुम और ज्यादा जोखिम मत उठाओ। उधर जब नगर का कोतवाल अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी कहने लगी, आपको देखकर मुझे चैन की सांस आई। स्वामी, क्या किसी ने आपकी जमानत दे दी? अरे यह क्या कह रही हो तुम? अरे आप यह तो बताइए कि आपको गिरफ्तार क्यों किया गया था? अरे यह तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आपका मित्र आया था और हमारी सारी संपत्ति लेकर चला गया। मित्र संपत्ति? अरे जरा समझाने का कष्ट करो कि सारा का सारा मामला क्या है। उलझाओ नहीं, स्पष्ट बताओ। जब कोतवाल की पत्नी ने उसे सारी घटना से विस्तार सुनाई तो कोतवाल का चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसके मुंह से एक भी बोल नहीं फूटा। पत्नी कहने लगी, अरे कौन था वह आदमी? आप कुछ बताते क्यों नहीं कि कौन था वह? अरे वो तो वही चोर था। क्या कहा आपने? वो चोर जिसे पकड़ने की आपने शपथ ली थी? जब राजा को पता लगा कि चोर कोतवाल को मूर्ख बनाकर उसी को लूट कर ले गया तो राजा कोतवाल पर बहुत ही क्रोधित हुआ। क्रोध में वह कोतवाल से कहने लगा, अरे तुम्हें उस चोर को पकड़ने के लिए भेजा था और तुम खुद उस चोर का शिकार बन बैठे। मेरे चारों तरफ मूर्खों का जमघट है। जब तक हम स्वयं इस मामले को हाथ में ना ले, वह धूर्त चोर कभी हाथ नहीं आएगा। तुम लोगों के बस का नहीं है। जल्द ही यह खबर पूरे राज्य में फैल गई कि राजा खुद चोर को खोजने के लिए निकलेंगे। चोर की माँ ने अपने बेटे को खबरदार करते हुए कहा, बेटा, होशियारी से काम लेना। हमारे राजा जी कोई बेवकूफ नहीं है। माँ, यह तो जल्द ही पता लग जाएगा। कुछ दिनों के बाद मंगल ने एक मालिश करने वाले का रूप धारण किया और राज दरबार के दरवाजे पर जा पहुंचा। वह पहरेदार से कहने लगा, मालिश मालिश, मैं मालिश करने का उस्ताद हूँ उस्ताद, और मैं अपने महाराज की सेवा करना चाहता हूँ। मालिश मालिश। हाँ हाँ, ठीक है, तुम जा सकते हो। जाओ जाओ। जब मंदिर को राजा के सामने पेश किया गया तो महाराज ने कहा, तुम बड़े मौके पर आए हो मालिश वाले। मैं इधर कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही घुड़सवारी कर रहा हूँ और उस खतरनाक चोर की जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ रही है। इसी चक्कर में हमारे जोड़ों में दर्द है। चलो बताओ क्या करें। कोई बात नहीं महाराज, यदि आप आराम से लेट जाए तो मैं आपकी ऐसी मालिश करूंगा ना कि सब दर्द दूर हो जाएगा। महाराज ने अपना मुकुट उतारा और बिस्तर पर लेट गए। मंगल ने अपने हाथों से महाराज की ऐसी मालिश की कि कुछ ही पलों में महाराज नींद के आगोश में चले गए। मंगल ने राजा के आभूषण और उनका मुकुट उठाया, उन्हें एक गठरी में लपेटकर खिड़की के रास्ते बाहर खिसक गया। कुछ देर के बाद जब राजा की आंखें खुली तो वहां पर ना तो मालिश करने वाला था, न राजा के आभूषण। राजा समझ गए कि चोर उनको मूर्ख बना चुका है। अरे मूर्खों नालायक, तुम सब क्या कर रहे हो? उस चोर को ढूंढो जल्दी से। किंतु मंगल अब तक महल से बहुत दूर जा चुका था। जब वह अपने घर पर पहुंचा तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम तो सचमुच सबसे बड़े चोर हो। तुमने तो महाराज को भी लूट लिया। और फिर कुछ दिनों तक सहस्त्रमल ने कोई चोरी नहीं की। एक दिन जब वह गांव में घूम रहा था तभी उसने देखा कि एक जगह पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। वह सोचने लगा, हाँ, आज बहुत शुभ दिन है। देखता हूँ कि यहाँ पर मौजूद लोगों में सबसे धनी कौन है। जैसे ही मंगल भीड़ में शामिल हुआ तो उसने देखा कि एक मुनि वहां पर उपदेश दे रहे थे। उनका उपदेश सुनकर मंगल मन में सोचने लगा, हाँ, कैसी विनम्र वाणी है। मंगल स्वयं को भूलकर मंत्रमुग्ध होकर उनका वचन सुनने लगा। मुनि ने कहा, भाइयों, हमें अपने आचरण से किसी मनुष्य को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि जीवन के सुखों पर तुम्हारा अधिकार है तो दूसरों का भी उतना ही अधिकार है। तुम्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी और की संपत्ति को ना चुराओ।
तुम्हें दूसरों के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो तुम नहीं चाहते कि दूसरे लोग तुम्हारे प्रति करें। मंगल सोचने लगा, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे मेरा तो धंधा ही चोरी का है। मेरी माँ कहती है कि चोरी करना ही तो मेरा कर्तव्य है। मुनि आगे कहने लगे, जिससे तुम्हें पीड़ा पहुंचती है उससे दूसरों को भी कष्ट होता है। इधर मंगल, जिसने आज तक कभी अपने कर्मों और कर्मों के परिणामों के बारे में नहीं सोचा था, अब पश्चाताप की अग्नि में चलने लगा। वह मन ही मन में सोचने लगा, मैंने आज तक जितने भी इंसानों के घर में चोरी की है वह सब भी तो मेरी ही तरह इंसान थे। उनकी भी भावनाएं थी। उन सब ने भी मुझ पर विश्वास किया और मैंने क्या किया? मैंने उन्हें धोखा दिया। मंगल अपनी अंतरात्मा की आवाज से जूझ रहा था कि तभी मुनि का प्रवचन समाप्त हो गया। भीड़ तितर बितर हो गई। वह दौड़कर मुनि के चरणों में गिर पड़ा और फिर बड़े ही शर्म से उसने मुनि को अपनी सारी राम कहानी कह सुनाई। मुनि, आपके शब्दों ने मेरे हृदय को परिवर्तित कर दिया, किंतु मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पिछले पाप धुल जाएं? यदि तुम्हें वास्तव में पश्चाताप है तो बेटा तुम वही करो जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ। अगले दिन वही मुनि राजमहल में भी प्रवचन देने के लिए आए थे। स्वयं महाराज उनका प्रवचन सुन रहे थे। प्रवचन सुनने के बाद महाराज ने कहा, मुनि, आप हमारे राज्य के सबसे अधिक ज्ञानी व्यक्ति हैं, परंतु आप तो जानते ही हैं कि पिछले कई दिनों से एक चोर ने हमारे नाक में दम कर रखा है। उसी की वजह से हमारा मन अशांत रहता है। तभी मुनि ने अपने साथ आए हुए चोर मंगल की तरफ इशारा किया। महाराज, ये रहा वह आदमी जिसने आपके मन को अशांत कर रखा है। यह देखकर महाराज हैरान रह गए। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, तुरंत इसे गिरफ्तार करो, पकड़ो इसे। महाराज, आप मुझे जो भी दंड देंगे वो स्वीकार है। मैं और मेरी माँ वो सभी सामान लेकर आए हैं जो मैंने कभी भी चुराया था। आप इस सामान को इसके असली मालिकों तक पहुंचा दीजिए। क्योंकि तुमने अपनी इच्छा से आत्मसमर्पण किया है और तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। साथ ही मुनि महाराज ने इस काम में मध्यस्थता की है। ठीक है, इसीलिए हम तुम्हें क्षमा करते हैं। मंगल, तुम्हारे नए जीवन के लिए हम तुम्हें शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज की जय हो। मुनि महाराज की भी जय हो। महाराज की जय हो। मुनि महाराज की भी जय हो। और फिर उस दिन के बाद मंगल और उसकी माँ ने अपना बाकी जीवन बड़े ही शालीनता और पवित्रता के साथ बिताया।